जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले अपडेट में हम बात कर लेते हैं ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर के बारे में। ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी का इंतजार इस समय किया जा रहा है। टिडबिया प्रोग्राम फिलहाल सीसीएस की अंतिम स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। डिजाइन का अधिकांश काम पहले ही पूरा हो चुका है। पहले उड़ान के टाइमलाइन की बात करें तो एलसीए तेजस के चीफ डिजाइनर डॉक्टर कोटा हरिनारायण सर के अनुसार सीसीएस की मंजूरी मिलने के तकरीबन 5 वर्षों के भीतर पहला प्रोटोटाइप उड़ान भर सकता है। भारतीय नौसेना में शामिल करने के लक्ष्य की जहां तक बात रही, तो कोटा हरिनारायण सर का कहना है कि अगर विकास योजना के अनुसार चलता है तो टिडबिया को करीब 8 वर्षों में भारतीय नौसेना में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें आडा, डीआरडीओ और एचएएल और इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो मिलकर काम करेंगे और इस स्वदेशी कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को हम रिकॉर्ड समय में विकसित करने की कोशिश भी करेंगे, अगर हमें पूरी क्लियरेंस मिल जाती है और काम योजना के अनुरूप चलता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अनिस विक्रांत और अनिस विक्रमादित्य से ऑपरेट किया जाएगा और भविष्य में अगर कोई अन्य एयरक्राफ्ट कैरियर आता है तो उससे भी ये ऑपरेट होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक राजा बाबू के अनुसार डीआरडीओ की 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगी। यह मिसाइल लगभग मैक 6 की शुरुआती गति से उड़ान भर सकती है और अंतिम चरण यानी टर्मिनल फेज में मैक 10 तक की गति को प्राप्त कर सकती है, और इससे जो अत्यधिक गति है वो तो प्राप्त होगी और दुश्मन के लिए इसको रोक पाना भी लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। यह मिसाइल तकरीबन 1500 किलोमीटर का स्ट्राइक रेंज ऑफर करेगी और ये भारतीय नौसेना और इनके अलावा जो तीनों सेनाओं हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। और ये बेसिकली जो एनिमी के युद्धपोत हैं उन्हें बहुत दूर से निशाना बनाने की क्षमता भी देगी और उनके दूसरे जो हाई वैल्यू टारगेट हैं उन्हें हिट करने में भी ये काफ़ी मदद करने वाली है। उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी हद तक काम रफ्तार से चल रहा है और ये पारंपरिक एंटीशिप मिसाइल्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अलग होगी, क्योंकि ये काफ़ी जटिल होगी और इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा और इसकी स्पीड इसकी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट पीटीसी इंडस्ट्रीज को लेकर आ रही है। पीटीसी इंडस्ट्रीज को डीआरडीओ के एआरडीई यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट से 105 मिलीमीटर इंडियन लाइटवेट टैंक के लिए टाइटेनियम क्रेडल के डिजाइन और विकास का ऑर्डर मिला है। ये पीटीसी इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि कंपनी पहली बार केवल निर्माण ही नहीं बल्कि डिजाइन और डेवलपमेंट में भी जिम्मेदारी निभाएगी। टाइटेनियम क्रेडल टैंक के मुख्य 105 मिलीमीटर की गन बैरल और ब्रीच को सहारा देता है, रिकॉयल सिस्टम और रिकुपरेटर को जोड़ने का काम भी करता है और फायरिंग के दौरान उत्पन्न होने वाले जो रिकॉयल फोर्सेज हैं उनको सुरक्षित रूप से टैरेट तक पहुंचाता है। टाइटेनियम के उपयोग से यह हिस्सा हल्का, मजबूत और अधिक टिकाऊ होगा, जिससे इंडियन लाइटवेट टैंक का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर होगा। इस ऑर्डर से पीटीसी इंडस्ट्रीज को भविष्य में भारतीय टैंकों, आर्टिलरी सिस्टमों और अन्य रक्षा प्लेटफॉर्मों के लिए जो हल्के टाइटेनियम कंपोनेंट्स के डिज़ाइन और निर्माण के जो नए अवसर हैं वो मिलेंगे और इस परियोजना से कंपनी में खुशी की लहर भी है। यह परियोजना भारत के आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की पहल को मजबूती देगी और स्वदेशी रक्षा उद्योग को मजबूत भी बनाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट एचएएल से आ रही है। एचएएल और सैफरान के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है वो और भी मजबूत हुई है। 23 जुलाई 2026 यानी आज ही के दिन फैनबरो इंटरनेशनल एयर शो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर रवि कोटा सर और सैफरान के सीईओ ओलिवर एंड्रीज के बीच में उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक हुई है। बैठक का उद्देश्य दोनों कंपनियों के बीच चल रहे संयुक्त कार्यक्रमों की समीक्षा, वैश्विक सप्लाई चेन की चुनौतियों का समाधान और भविष्य के तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाना था। इस दौरान एचएएल और सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन के बीच में बहुवर्षीय समझौते को आगे बढ़ाया गया, जिसके तहत एचएएल बेंगलुरु स्थित अपनी रिंग रोलिंग फैसिलिटी में जो सीएफएम लीप विमान इंजनों के लिए सुपर एलॉय टर्बाइन रिंग फोर्जिंग का निर्माण करेगा। यह समझौता दिखाता है कि वैश्विक एरोस्पेस कंपनियों का भारत में जो विनिर्माण क्षमता पर भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे एचएएल वैश्विक सिविल एविएशन सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। बैठक में शक्ति हेलीकॉप्टर इंजन जैसे कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई और कंपोनेंट डिलीवरी तेज करने तथा लीड टाइम कम करने के जो उपाय हैं उन पर भी विचार किए गए। एचएएल ने कहा कि सैफरान के साथ हम लगातार अपने सहयोग को गहरा रहे हैं। आगे चल के यहीं पर एमका इंजन का निर्माण भी दोनों के साथ किया जाएगा। भारत के स्वदेशी नेत्र मार्क 1 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट विमान को जल्द ही गैलियम नाइट्राइड आधारित एसर रडार से अपग्रेड किया जा सकता है। इस अपग्रेड से इसकी निगरानी और दुश्मन के लक्ष्य को पहचानने की क्षमता में एक बड़ा सुधार होने की संभावना जताई गई है। डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर एस क्रिस्टोफर ने पुष्टि करी है कि 3 नेत्र मार्क 1 विमानों में से एक विमान में गैलियम नाइट्राइड आधारित एसर रडार लगाया जा चुका है और उसे फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस भी मिल चुकी है। अभी तक डीआरडीओ या भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तकनीकी प्रदर्शन आंकड़े जारी नहीं करे हैं।
रही बात गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी की, तो गैलियम नाइट्राइड रेडार के अपने कई फ़ायदे हैं। पुराने गैलियम आर्सेनाइड आधार जो रेडार होते हैं उनकी तुलना में जो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी है इसमें अधिक रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर उत्पन्न करती है, बेहतर रिसीवर संवेदनशीलता देती है और अधिक तापमान पर भी कुशलतापूर्वक काम करती है, कम गर्म होती है और ज़्यादा भरोसेमंद साबित होती है। वहीं जो मौजूदा नेत्र मार्क 1 की अनुमानित फाइटर डिटेक्शन रेंज है 250 से लेकर 300 किलोमीटर। विश्लेषण के अनुसार गैलियम नाइट्राइड अपग्रेड के बाद ये रेंज बढ़कर के 400 से लेकर 450 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, यानी लगभग 50% तक अधिक रेंज मिलने की यहां पर संभावना जताई गई है। भारत सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 10 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल कैटेगरी के ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया की शुरुआत करी है। रक्षा मंत्रालय ने 15 जुलाई 2026 को इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है, जिसको हम RFI कहते हैं। यहाँ पर 10 मेल कैटेगरी के ड्रोन खरीदे जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए और ये इनकी एविएशन विंग द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य होगा मैरीटाइम सर्विलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन जो है उसकी निगरानी करना। ये ड्रोन 24 घंटे से अधिक समय तक एयरबॉर्न रह सकते हैं और सैटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए रियल टाइम इंटेलिजेंस भी भेज सकते हैं। पहली बार भारतीय तटरक्षक बल को इतने बड़े मेल UAV को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी मिल रही है और अभी तक यह मुख्य रूप से डॉर्नियर विमान और हेलीकॉप्टर पर ही निर्भर थे। इससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान से सटी पश्चिमी समुद्री क्षेत्र सहित पूरे समुद्री सीमा क्षेत्र की 24/7 निगरानी पॉसिबल हो पाएगी। अवैध मछली पकड़ने, तस्करी, समुद्री डकैती और घुसपैठ के साथ साथ संदिग्ध जहाज़ों की जो गतिविधि है उस पर लगातार नज़र बनी रहेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LCS प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए HAL के नासिक स्थित एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में नई असेंबली सुविधाओं के निर्माण हेतु टेंडर जारी कर दिया गया है। HAL नासिक के शॉफ्ट 25 और 31 को आधुनिक हेलीकॉप्टर असेंबली सुविधा में बदलेगा। ये कदम 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर के लगभग 62,700 करोड़ रुपए के ऑर्डर को समय पर पूरा करने की तैयारी का हिस्सा है। इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर में आधुनिक हैंगर, एल्यूमिनियम पार्टीशन, नियंत्रित असेंबली वातावरण यानी कंट्रोल्ड असेंबली इन्वायरमेंट, बेहतर क्वालिटी कंट्रोल और एक साथ कई असेंबली लाइनों पर काम करने की क्षमता विकसित की जाएगी। अब यहाँ पर नासिक की भूमिका बढ़ क्यों रही है? अब तक HAL का जो टुमाकुरू हेलीकॉप्टर उत्पादन क्षेत्र था वही मुख्य क्षेत्र था, लेकिन इस नई योजना के तहत नासिक को दूसरा असेंबली और इंटीग्रेशन हब बनाया जाएगा। इससे उत्पादन का बोझ अलग अलग फैक्ट्रियों में बंटेगा और डिलीवरी काफ़ी तेज़ होगी। नासिक को चुनने का एक कारण ये भी है क्योंकि नासिक में पहले भी MiG-21, MiG-27 और Su-30 MKI जैसे विमानों का निर्माण हो चुका है और उनको दशकों का अनुभव है और ऐसे में HAL ये मानता है कि इसी अनुभव का उपयोग अगर हम LCS प्रोग्राम में करेंगे तो ये प्रोग्राम काफ़ी फास्ट ट्रैक होगा और जल्दी पूरा करना उनके लिए पॉसिबल होगा। HAL ने पुष्टि करी है कि तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप की असेंबली की गति अच्छे से चल रही है और HAL के CMD रवि कोटा सर के अनुसार उन्होंने फैनबरो एयर शो के दौरान कहा कि इस समय पहली उड़ान मार्च 2027 से जुलाई 2027 तक एक्सपेक्ट की जा रही है। फ्लाइट ग्लोबल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा ये लक्ष्य थोड़ा अडिग है और हम इस बार डिले को एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अब डिजाइन चरण से निकलकर फ्लाइट टेस्टिंग की तैयारी के चरण में प्रवेश कर चुका है। तेजस मार्क 2 की बात करें तो ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS6 इंजन से पावर्ड होगा जो कि 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट बनाते हैं। इसमें मार्क 1 अल्फा की तुलना में ज़्यादा बड़ा एयर फ्रेम, अधिक फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी, अधिक पेलोड कैरिंग कैपेसिटी और लंबी रेंज के साथ साथ बेहतर मेंटेनेंस और ज़्यादा मिशन फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। ये विमान क्लोज कपल कैनार्ड्स के साथ आएगा जिससे कि मनोवरबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी, लिफ्ट अच्छी होगी और भारी हथियारों के साथ इसका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि अब हम डिले को हर प्रकार से टालने का प्रयास कर रहे हैं और यही टाइमलाइन फाइनल टाइमलाइन हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।